कह दिया था कि साहब कोर्ट का समय बढ़ाएं तो कैसा रहे, वैकेशन कम करे तो कैसा रहे, और पता नहीं मेरे ऊपर ऐसी आफत आ गई थी। ये वही समझ सकता है जिसने या तो जज का काम किया हो या जज की बीवी या जज का बच्चा हो, उसको पता लगता है कि भाई साहब कितनी ऐश कर रहे हैं। ये तो तब पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। ये कहना कि साहब आप छुट्टियां कम कर लो, मुझे नहीं लगता है। आई डोंट थिंक। चलिए, उनका व्यू है, हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जो हाल अस्पताल का है वही अदालत का है। आप किसी अस्पताल में देखते ही होंगे कि डॉक्टर के चेंबर के आगे बहुत भीड़ है। हो सकता है कि डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे हों, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ही कम हैं, जिसके कारण उन पर इतना दबाव है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार भारत में क्रिटिकल केयर के लिए 50,000 डॉक्टर चाहिए, ताकि जान जाने की स्थिति में कम से कम डॉक्टरों की कमी का सामना ना करना पड़े। लेकिन भारत में सिर्फ 8,350 डॉक्टर हैं। क्या 50,000 डॉक्टरों की कमी ये 8,500 से भी कम डॉक्टर पूरी कर सकते हैं? तो हुई ना आपकी जिंदगी राम भरोसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 मरीजों पर 1 डॉक्टर है। इस हिसाब से भारत में 10,000 पर 10 डॉक्टर होने चाहिए, मगर हैं 7। ब्राजील और चीन में 10,000 पर 180 डॉक्टर हैं। यही कारण है कि आप कई साल से सुनते आ रहे हैं कि फला सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की डेट 6 से 1 साल बाद मिलती है। जिसके पास पैसा है और आजकल बीमा है, उसे लगता है डॉक्टर तो चंद मिनटों में हाजिर कर लेगा। लेकिन आप प्राइवेट अस्पतालों में भी जाकर देखिए कि वहां क्या हाल है, कितनी भीड़ है। सितंबर 2015 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जारी की थी, जिसके अनुसार हर सरकारी अस्पताल कम से कम 61,000 मरीजों का इलाज करता है। 1833 लोगों पर 1 बिस्तर है और हर एक सरकारी डॉक्टर 11,000 लोगों का इलाज करता है। हम दुनिया के कई गरीब देशों से भी कम पैसा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। किसी भी आप अदालत में जाइए, आपको लगेगा कि आप अस्पताल में आ गए। 10 लाख की आबादी पर भारत में जजों की संख्या मुश्किल से 15 है। जजों पर मुकदमों का इतना बोझ है कि फैसला आते आते 20-30 साल लग जाते हैं। ना इलाज टाइम पर, ना इंसाफ टाइम पर। न्यायपालिका की दुनिया का एक जुमला घिसते घिसते इतना घिस गया है कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन बोलते सब हैं। आप भी जानते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देरी नाइंसाफी है। जब इतने ज्ञानी हैं ही सब कोई, तो बताइए कि उस नाइंसाफी की सजा किसे दी जाए? इंसाफ मांगने वाले को दी जाए या देने वालों को दी जाए? भारत में जजों की कमी का जिक्र कई चीफ जस्टिस पहले भी कर चुके हैं। 2003 में जयपुर में लोक अदालतों के सम्मेलन में बोलते हुए तब के भारत के चीफ जस्टिस वीएन खरे साहब ने कहा था कि अदालतों में बैकलॉग काफी लंबा होता जा रहा है, बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है, जजों की संख्या कम है। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 135 जज हैं, भारत में 10 लाख की आबादी पर 13 जज हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत न्यायपालिका बहुत जरूरी है। आजकल देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत सारे टैबलेट बांटे जा रहे हैं, लेकिन यह कितना जरूरी है कि जहां 135 जज हैं 10 लाख पर, इस हिंदुस्तान में 13 से भी कम है। 2003 से भी पहले किसी ने कहा ही होगा, लेकिन ये 2016 आ गया है। आपको लगता है कि बीच के प्रधान न्यायाधीश इस मसले को भूल गए होंगे, लेकिन 2004 में भारत के तब के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने कहा था कि लंबित मुकदमों के लिए जजों की कमी को दोषी ठहराया जाता है। ट्रिब्यून ये बात सही नहीं है, उन्होंने जजों की कमी को दोषी ठहराया था। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस लाहौटी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कहा था कि वो निचली अदालतों पर नजर रखें ताकि मुकदमों की सुनवाई समय से होती रहे। आप सोच रहे हो कि 2003-2004 में चीफ जस्टिस ने जजों की कमी की बात की होगी तो सरकारें हरकत में आ गई होंगी। 5 साल बाद 2009 में चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने 26 नवंबर को, तब जब राष्ट्रीय कानून दिवस नेशनल लॉ डे मनता था, उस मौके पर कहा था, या मनता ही होगा अब भी, कि 2008 में 1.8 करोड़ नए केस फाइल हुए थे, जिससे पता चलता है कि लोगों का न्यायपालिका में कितना विश्वास है। 14,000 जजों ने 1,70,00,000 मुकदमों को निपटा भी दिया। मतलब एक जज 1 साल में 1200 मुकदमों को निपटा दिया। जजों की कमी और बुनियादी ढांचों की कमी के बाद भी यह काम करके दिखाया गया है। 2008 में भारतीय अदालतों में 4,80,00,000 की मुकदमों की सुनवाई हुई। यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश की अदालत से कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि मुकदमों की सुनवाई पूरी होने में कई साल लग जाते हैं। जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा था कि जजों की इतनी कमी है कि एक जज को एक केस पर नजर डालने के लिए 25 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलता है। क्या आपको डर नहीं लगता? डॉक्टर के पास लाइन, जज के पास लाइन, बिल्डर के पास भी लाइन, वहां भी लोगों को फ्लैट मिलने में 4 साल की देरी का सामना करना पड़ रहा है। 25 मिनट एक केस के लिए। अभी रुकिए, औसत आगे चल के घटेगा।
जज साहब कंप्यूटर से भी तेज काम करते होंगे। यह सब सोचते विचारते विचारते 2016 आ गया। रविवार का दिन था, मौका था एनुअल चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का। वहां पर भारत के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश वही बात दोहराते हैं जो उनके पूर्व के प्रधान न्यायाधीश कह गए। अंग्रेजी में है, लेकिन सुनिए, हम अनुवाद भी उपलब्ध करा दे रहे हैं, संक्षेप में सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। Commission recommends taking either as a measure it can safely be estimated on the conservative side that you would need a minimum increase in the judge strength from present 7,675 to 40,357, increasing the ratio of judges per million of population from 10 to 50. In 1987, the Law Commission, which is the Government of India Law Commission, not a private body, recommends 40,000 judges in the country. Then comes, of course, inaction on the part of the governments. The increase does not take place. So the Supreme Court on judicial side takes up this issue. In All India Judges Association case in 2002, 15 years later, the court says, Mr. F.S. Nariman has drawn our attention to yet another important aspect with regard to dispensation of justice, namely the huge backlog of undecided cases. सबको लगा कि चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने कोई नई बात कही है। सबका ध्यान उनके रोने पर चला गया, मगर यह सोचना चाहिए था कि वे किसके लिए रो रहे हैं। वैसे जजों का को रोना नहीं चाहिए, इस पर भी एक विवाद हो गया, लेकिन जो 38 साल से इस कोर्ट से उस कोर्ट तक घूमता रहा हो इंसाफ के लिए, क्या आप उसे भी कहेंगे कि रोना नहीं चाहिए था? दिल्ली से आगरा 210 किलोमीटर दूर है और आगरा से रामनारायण का गांव 50 किलोमीटर दूर। 38 साल तक मुकदमा लड़ते लड़ते रामनारायण के मकान की ये हालत हो गई है, जैसे किसी भूकंप में यही एक मकान बच गया हो। फैसला हक में तो आया, मगर इतनी देर में आया कि रामनारायण कपार पर हाथ धरे बैठे रहे। 1976 में 16 साल के थे जब हत्या के एक मामले में आरोपी बने। केस किया कि वो नाबालिग हैं। सत्र न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग नहीं है। 38 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो नाबालिग थे, उन्हें उम्र कैद की गलत सजा दी गई। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। एक मैगजिम है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। यहाँ भी यही सिचुएशन है। 38 साल बाद ये किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया कि जुवेनाइल, उसके राइट तो सारे के सारे खत्म हो गए। वो तो उसने तो 12 साल वहां काट लिया ना। तो उसने जो जेल में काटा, जो उसको नहीं काटना चाहिए था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, वो बेशक मेजर हो जाता ट्रायल के दौरान, तो भी उसको जेल की सजा नहीं हो सकती थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बहुत सीधा सा प्रोविजन है कि सजा देते वक्त यदि वो जुवेनाइल है तो उसको जुवेनाइल होम में भेजा जाएगा, अन्यथा, और उसका भी मैक्सिमम पीरियड है, 3 साल से ज्यादा उसको नहीं भेजा जा सकता। रामनारायण का सब कुछ बर्बाद हो गया। करीब 12 साल जेल में रहना पड़ा, जिससे बच्चे पढ़ लिख नहीं सके। कई तरह के रोग के शिकार हो गए। गनीमत है कि रामनारायण की सरकारी अपील सुन ली गई और लीगल एड की मदद से वो जीत गए। कहते हैं कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। मुझे आजीवन की सजा सुनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट ने भी सुनाई आजीवन, और मुझे 12 साल जेल में लगातार बिताने पड़े, जिसमें मेरा परिवार का और मेरा जो है बहुत बड़ा सारे जीवन का और मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। फिर राहत कैसे मिली? रात मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अपील की गुहार लगाई। मैंने कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सरकारी अपील में इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि जिससे कि मैं प्राइवेट अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकूं। मैंने सरकारी अपील जेल अधीक्षक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई,
उसमें मेरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुझे संतोष कुमार त्रिपाठी वकील साहब मिले थे। उन्होंने मेरा मुकदमा वहाँ पे लड़ा। तो क्या जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का? उसमें मुझे बिल्कुल बरी कर दिया। 21 दिसंबर 1976 की घटना से 6 महीने पहले राम नारायण की शादी हुई थी। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद और 8 जनवरी 2004 को सजा होने तक राम नारायण 3 बेटों और 1 बेटी के पिता बन गए थे। 12 साल 8 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 अगस्त 2015 को रिहा हुए। तब तक दुनिया बदल चुकी थी। मंझला बेटा फौज में है, 2 बेटे गांव में खेती कर रहे हैं। आदमी मेरा जेल चला गया, 12 साल पीछे जेल से निकले हैं। लड़के मैंने ऐसे तैसे पाले, पोषण किया, कोई सहारा देने वाला नहीं था। रो रो के मैंने 12 साल मुझे मालूम है, रो रो के मैंने काटी थी। लाखों लोग राम नारायण की तरह कचहरी का खर्चा नहीं उठा पाते। तारीख लगती रहती है और उनकी जिंदगी की तारीख मिटती रहती है। इस इंसाफ पर कोई रोने वाला नहीं। जजों की संख्या में कमी की बात अगर किसी को शौकिया लगती हो तो वो ऐसे लोगों के रोने और चीफ जस्टिस के भावुक होने के बीच चुनाव कर सकता है। टेलीविजन का माध्यम काफी भागता दौड़ता माध्यम है और इस माध्यम में कोई धीरे धीरे बोल रहा है तो उसे सुनने की कितनी सब्र आपके भीतर बची है मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर न्यायपालिका के हर स्तर पर जजों की कमी को लेकर भावुक नहीं थे, आक्रामक थे, बल्कि कहते जा रहे थे कि हमने हर स्तर पर चर्चा की है कि निचली अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हमने इस पर चर्चा की और सहमत हुए कि सुबह और शाम की अदालतों को शुरू करना होगा और इसके लिए सेवानिवृत्त जजों की मदद ली जानी चाहिए। 10 साल से जेलों में बंद अंडर ट्रायल के लिए विशेष कुछ करना चाहिए। हमने हर स्तर पर चर्चा की और हम सब आपस में सहमत भी हुए कि निचली अदालतों, हाई कोर्ट में कोई भी केस 5 साल से ज्यादा पुराना न रहे। वो कहते जा रहे थे कि हम इस बात के लिए उस बात के लिए चर्चा कर चुके हैं, सहमत हो चुके हैं, इस पर भी कर चुके हैं कि 14वें वित्त आयोग के तहत जो तमाम ग्रांट हमें मिलते हैं उसका इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वो कहते चले गए कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप वकील नहीं हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप जानेंगे कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत 8 जजों से हुई। तब मात्र 1215 केस थे। हमने एक जज पर 100 मुकदमों से अपनी शुरुआत की। एक दशक के भीतर जजों की संख्या 14 हुई और केस हो गए 3247। 1986 में सुप्रीम कोर्ट में 26 जज हो गए और केस की संख्या हो गई 27881। इस वक्त हमारी क्षमता 31 है और मुकदमों की संख्या हो गई है 77151। 2014 तक 31 जजों के ऊपर लंबित मुकदमों की संख्या 81,583 थी, जिसे हमने कम करके दिखाया है, 60,260 पर ला दिया है। यह कम करके उन्होंने दिखाया है। सिर्फ वो रोना रोकर नहीं गया, यह भी बताया कि इसी क्षमता में उन्होंने 20,000 मुकदमों की सुनवाई ज्यादा की है, कम किया है। चीफ जस्टिस ने इस मौके का अच्छा इस्तेमाल किया ताकि लोगों का ध्यान जजों की कमी पर जाए। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी के बाद भी लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हाई कोर्ट में 38,68,000 मुकदमे लंबित हैं। 434 जजों की वैकेंसी भरी जानी चाहिए, जिसकी सूची दी गई है। I remember when I was in 5th standard or 6th standard, there used to be a paper of arithmetics. वो पूछते थे सवाल कि अगर एक सड़क पांच आदमी 10 दिन में बनाते हैं तो वही सड़क अगर एक दिन में बनानी हो तो कितने आदमी चाहिए? And the answer used to be 50 आदमी चाहिए। अठतीस लाख 68,000 केस को निपटाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने जज चाहिए? ये बात हम क्यों नहीं समझते?
ये बात लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जो सब्र है, जो उनकी भावुकता है, वो शायद उनकी अपनी नहीं है, उन तमाम लोगों की भी हो सकती है जो एक फैसले के इंतजार में 40 साल 50 साल इन अदालतों के चक्कर में लगा देते हैं। हालांकि हमें ये भी समझना चाहिए कि जजों की संख्या के अलावा केस के न सुलझने के अन्य कारण भी हैं। पुलिस पर्याप्त ना हो, जांच एजेंसी के पास क्षमताएं पर्याप्त ना हो, ये सब भी कारण है। और ये सोचिए कि क्यों सरकारें आपको इंसाफ से दूर रखती हैं। कोई भी, पिछली सरकार भी जो चली आ रही है, वो सरकार भी, राज्य सरकारें भी। 5वीं पास को समझाने के अंदाज में चीफ जस्टिस ने समझा तो दिया, लेकिन किसी का ध्यान उस आदमी की तरफ नहीं गया जिसे जजों की कमी का शिकार होना होता है। देश भर में आप देखेंगे, आप गूगल सर्च कीजिए तो न्यायपालिका के मुद्दों को लेकर तरह तरह के हाई प्रोफाइल सम्मेलन होते रहते हैं, जिसमें कभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री, तो कभी चीफ जस्टिस, कभी पटना, शिमला, लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल, घूमते रहते हैं चारों तरफ। हर सम्मेलन में ऐसी बात कही जा रही है, मगर 1.5 दशक से कही जा रही है, फिर भी पर्याप्त सुधार नहीं हुए। इसी मार्च महीने में खुद प्रधानमंत्री ने पटना हाईकोर्ट की स्थापना के शताब्दी समारोह में लंबित मुकदमों को लेकर चिंता जाहिर की थी। पटना में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी एक सलाह है और यह आइडिया मुझे अभी अभी आया है कि हमारी अदालतों को हर साल एक बुलेटिन लेकर आनी चाहिए जिसमें सबसे पुराने मुकदमों को हाईलाइट किया गया हो। कुछ 40 साल भी हो सकते हैं, कुछ 50 साल के भी हो सकते हैं। इससे लोगों में एक संवेदनशीलता जागेगी कि कितने सारे मुकदमे हैं जो लंबित हैं। इससे एक माहौल बनेगा कि कैसे इन बाकी मुकदमों का हल निकाला जाए। लंबित मुकदमों की जानकारी के प्रति माहौल तो दशकों से बन रहा है। आए दिन अखबारों में रिपोर्ट आती रहती है, सम्मेलनों में चर्चा होती रहती है। सवाल है कि जजों की नियुक्ति या संख्या बढ़ेगी या नहीं, या सिर्फ संवेदनशीलता या जागरूकता से इसमें सुधार आ जाएगा। 26 अक्टूबर 2009 के हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार तब के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा था कि सभी लंबित मुकदमों को 30 नवंबर 2009 तक नेशनल ग्रिड पर डाल दिया जाएगा। नेशनल डेटा ग्रिड पर लंबित मुकदमों का पूरा आंकड़ा मौजूद है। अगर आप NJDG टाइप करेंगे, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के नाम से, तो सर्च करेंगे तो एक पूरा पन्ना खुलेगा जिस पर आज के समय तक के सारे मुकदमों की सूची मिल जाएगी। हमने सोमवार शाम तक का डेटा देखा तो 10 सालों से अधिक लंबित मुकदमों की संख्या इस वक्त भारत में 22,58,441 है। 5 से 10 साल के बीच में लंबित मुकदमों की संख्या है 38,28,000। जाहिर है लंबित मुकदमों के बारे में जानने का जरिया हमारे पास पहले से उपलब्ध था। नेशनल डेटा ग्रिड के अलावा ई कोर्ट की साइट पर जाकर आप पूरे देश की तमाम अदालतों के मुकदमों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। नेशनल ग्रिड हो या ई कोर्ट की जानकारी हो, इसके लिए है सारा। लेकिन क्या ये सुविधाएं जजों की कमी को पूरी कर सकती हैं, उनका विकल्प बन सकती हैं? चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि उपाय यही है कि जजों की संख्या बढ़ाइए। जो नाम हमने भेज रखे हैं उन्हें मंजूर करने में 2-2 महीना का वक्त मत लगाइए। कोई आपत्ति है उन नामों में तो सीधे हमसे बात कीजिए। क्या पता दोनों के बीच बात ही ना हो रही हो, तभी उन्हें कहना पड़ रहा कि सीधे हमसे बात कीजिए, क्योंकि जजों को नियुक्त करने वाले कॉलेजियम ने लंबी प्रक्रिया के तहत नामों को फाइनल किया है। 2010 में केंद्र ने तय किया था कि एक राष्ट्रीय नेशनल लिटिगेशन नीति लाई जाएगी, जिसके तहत राज्यों को अपने सरकारी मुकदमों की संख्या कम करनी थी। लेकिन 2015 तक की अंतिम सूचना के हिसाब से, और मुझे अभी तक इसके बारे में मुझे ठीक से सूचना नहीं है, ये इस लिटिगेशन पॉलिसी पर शायद अभी कैबिनेट पर ही विचार चल रहा है, कैबिनेट में ही है। इसी मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि इंसाफ में देरी ना इंसाफी, वही जस्टिस डिलेड वाला, वही जिसको आता है यही एक लाइन से शुरू करता है, इसी पे खत्म कर देता है। जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए और खाली पदों को जल्दी भरना चाहिए। हम भी जानना है, अब ये आशीष भार्गव ने चीफ जस्टिस से बातचीत की है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर दोनों मौजूद थे और मैंने जो बात अपनी तरफ से कहनी थी, अपने चीफ जस्टिस की तरफ से कहनी थी, वो साफ साफ रख दी है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको जल्दी किया जाए, प्रोसीजर को जल्दी निपटाया जाए और हमें जजेस दिए जाएं ताकि लोग जो हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें, उन्हें इंसाफ मिले। मुझे तो इतना जब कोई PIL आती है इस तरीके की, हम अक्सर सुनते हैं कि आप कोर्ट में उनको यही उदाहरण देते हैं कि लोग सालों साल जेल में पड़े हैं, उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आप ये फालतू चीज़ें लेके क्यों आते हैं कोर्ट में? तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में काफ़ी दिनों से था, जो आज ये चीज़ सामने निकल के आए है। वो देखिए, PILs भी कई दफ़ा अच्छा अपना पर्पज़ सर्व करती हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसी PILs होती हैं जो
नहीं फाइल हों तो अच्छी हैं। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में लोगों को सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्द फैसला हो सके किया करें। तो मैं समझता हूँ कि एक ऑल राउंड कोशिश होनी चाहिए जो कर रहे हैं हम। और हुकूमत से भी हमने गुजारिश की है, उनको कहा है कि साहब आप भी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सहयोग के बगैर नहीं हो सकती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जल्दी हो और जजों की तादाद बढ़े। ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें हुकूमत का रोल है, और अगर वो अपना रोल नहीं अदा करते तो उसमें फिर हम काफ़ी मजबूर हो जाते हैं। आज आपने एक बार सबको 5वीं क्लास में पहुंचा दिया एक फॉर्मूला बताकर, उसके पीछे आप क्या समझाना चाहते थे? क्या नहीं, मैं समझाना चाहता था कि अगर एक काम जो है एक ख़ास तादाद से नहीं हो सकता और उसे जल्दी करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि साहब और उस पर और काम पे और आदमी लगा दीजिए, उसके अलावा और कोई नहीं। बड़ी सिंपल सी बात थी कि अगर इस देश में 3 करोड़ केस हैं और 20,000 जज जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो साबित नहीं हो रहे, काफ़ी साबित नहीं हो रहे, तो फिर आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो वो जजेस की तादाद बढ़ा दीजिए। और मैं ही नहीं कह रहा, ये तो लॉ कमीशन ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस अल्तमस कबीर ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया है कि साहब हम मानते हैं, असूली तौर पे हम मानते हैं कि साहब जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। तब भी नहीं बढ़ती। आप जरा ध्यान से सुनिए कि अगर कोई मुकदमा 20 साल किसी को लड़ना पड़े तो कौन लड़ सकता है? जाहिर है जो अमीर है या इसके पास इतना पैसा है कि बिकते बिकते गरीब होने में 20 साल लग जाए। गरीब तो लड़ नहीं सकता है। तो ये इंसाफ की व्यवस्था है इस देश में। बड़े बड़े भावुक भाषण दे दिए जाते हैं लेकिन इन बुनियादी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। हम भी जानना चाहते थे कि जज वाकई काम कितना करते हैं, तो हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने अपने स्तर पर पता कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कितना काम करना पड़ता है, वो हम आपको बताते हैं। कुछ डिटेल में गलती भी हो सकती है। काश कि हम किसी जज की पूरी दिनचर्या को कैमरे से शूट करते और आपको दिखा पाते। मुझे तो सुनकर यकीन नहीं हुआ कि जज साहब काम के अलावा कोई काम ही नहीं कर पाते। सांस कैसे लेते होंगे, इसके लिए किसी को जनहित याचिका दायर करनी चाहिए। खैर, आशीष ने बताया कि एक जज को रोजाना 18 घंटे काम करने पड़ते हैं। सुबह 10 से 4 बजे तक वो कोर्ट में रहते हैं साहब। इसके बाद घर जाकर 1.5 घंटे आराम कर पाते हैं। फिर अगले दिन के मुकदमों की तैयारी में शाम को जुट जाते हैं। हर मुकदमे की फाइल देखनी होती है। कोई फाइल 100 पेज की हो सकती है तो कोई 50 पेज की, कोई उससे भी ज्यादा। इसके बीच फैसला भी डिक्टेट कराना होता है। 11:30 बजे तक सोने जाते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं। जजों को टहलना अच्छा लगता है, चलने का यही एक मौका होता है तो चल टहल लेते हैं। टहलने के बाद सुबह 7 से 8:30 बजे तक फिर केस की तैयारी में लग जाते हैं। 9:30 बजे के आसपास कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कई जज शनिवार और रविवार के दिन भी देर रात तक काम करते हैं। मुकदमों को दाखिल करना, दाखिल हुए मुकदमों को सुनना, फैसले लिखने के अलावा उनके अन्य प्रशासनिक काम भी होते हैं। उनकी पूरी क्षमता इस बात पर आकी जाती है कि कितनी तेजी से वे केस को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फैसला लिख देते हैं। निचली अदालतों के जजों का प्रमोशन तो इन बातों पर भी टिका होता है कि कितने केस को निपटाया है उन्होंने। क्या कोई जज एक दिन में 50 फाइलें पढ़ सकता है? मोटी मोटी फाइलें जिनका संबंध लोगों की जिंदगी से हो। सुबह 7 से रात के 11 बजे तक जज काम करते हैं, फिर छुट्टी के दिन भी। तो क्या यह ठीक है कि उनकी छुट्टी पर नजर डाली जाए? चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा कि हम सिर्फ मनाली नहीं जाते हैं। जो संवैधानिक पीठ के जज होते हैं वे अपने फैसले लिख रहे होते हैं। अगर एक पक्ष तैयार है तो दूसरा पक्ष तैयार नहीं होता। बार से पूछते हैं कि क्या वो तैयार हैं। 3 हफ्ते की छुट्टी होती है। इस दौरान भी कुछ जज मुकदमों को सुनते हैं।